हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे और नवरात्रे भी सभी ने अच्छे से मनाई होंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भूगोल की श्रृंखला को मैं प्रारंभ रखूंगा और मैंने आपका बिल्कुल ख्याल रखते हुए भूगोल की श्रृंखला को प्रारंभ रखा है। ठीक है, आज मैं आपको लेके आया हूँ भूगोल की एक श्रृंखला है जिसका नाम है भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका नाम है भारत के जीव अभ्यारण्य। यहाँ से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके के प्रश्न आते हैं, आज हम इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे गए हैं और किस तरीके से आते हैं। ये अधिकतर एग्जामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल की एक और नई श्रृंखला, भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जैसे अगर हम कहें कि वन्यजीव अभ्यारण्य है क्या, कि जैसे इंसानों के रहने के लिए मकान होते हैं वैसे ही जीवों के रहने के लिए उनके अभ्यारण्य होते हैं। उनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य तथा जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इनको देख लेते हैं क्या होते हैं। कि अगर कहा जाए कि भारत में विश्व का कितने प्रतिशत वन्यजीव रहता है, तो भारत में 5% वन्यजीव रहता है। यानी विश्व का कितने प्रतिशत वन्यजीव रहता है, तो भारत में 5% वन्यजीव रहता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आधारित किया गया, तो वह 1972 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1972 ईस्वी में बनाया गया। इसके बाद से वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रों में काफ़ी सारे काम होने लगे और अलग अलग अधिनियम भी बनने लगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ इंडिकेट करने की कोशिश करी है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं और जैव मंडल क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते क्या होते हैं कि सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित मानवीय सभी गतिविधि केंद्र पर क्या होता है, रोक होती है। यानी सभी मानवीय गतिविधियों पर क्या होती है, यहाँ पर रोक होती है। ठीक है, इसको कब लाया गया, तो 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में इसको लाया गया। ठीक है, तो भारत में कुल कितनी संख्या है, तो 106 संख्या है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 106 है। जैसे प्रश्न पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या लगभग कितनी है, तो आंसर यहाँ होगा 106। अगला चलते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या है कि निजी कार्य की अनुमति होती है। निजी कार्य की क्या होती है, अनुमति होती है, लेकिन कोई सीमा का स्पष्टीकरण नहीं होता। इनकी भारत में संख्या कितनी है, तो 553 है। कितनी है, लगभग 553 है। इसको कब प्रकाशित किया गया, तो 1987 ईस्वी में। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, सरकार नियंत्रण, यानी सरकार के नियंत्रण में होता है, लेकिन परंतु बाध्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है। निजी कार्य क्या होती है, अनुमति होती है। देखेंगे संपूर्ण स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है, आपका जैव मंडल कहलाता है। भारत में इसकी कितनी संख्या है, तो भारत में इसकी 18 संख्या है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों की समझ में आई होगी कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं तथा जैव मंडल किसे कहते हैं। आगे चलते हैं, अगली कोटेशन में लिखिए कि भारत के प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल कितने हैं, 7 हैं। और इनको कब कब सूचियों में शामिल किया गया, ये भी मैंने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, देखेंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क कब वर्ल्ड हेरिटेज में सम्मिलित किया गया, तो 1985 ईस्वी में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कब बनाया गया, तो 1985 ईस्वी में प्राकृतिक विश्व विरासत में शामिल किया गया। ठीक है, केवलादेव घाना पक्षी विहार कब बनाया गया, तो 1985 ईस्वी में। पश्चिमी घाट 2012, सुंदरबन पार्क 1987, नंदा देवी 1988 तथा ग्रेट हिमालय 2014 में। इन 2014 में। ठीक है, यानी भारत के प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है, 7। ये मैंने आपको दर्शाए हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, केवलादेव पार्क, पश्चिमी घाट, सुंदरबन पार्क, नंदा देवी तथा ग्रेट हिमालय। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आगे मैंने थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट लिखने का प्रयास किया जो अधिकांश एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे भारत के प्रमुख अधिनियम कब कब बनाए गए। एक अधिनियम तो आपके सामने ही लिखा हुआ है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, तो 1972 में बनाया गया। जैसे कि आप किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं,
तो यूपी टेट के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। IMP लगा सकते हैं कि यूपी टेट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1972 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, अगला है जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वन्य संरक्षण अधिनियम 1981 तथा वायु प्रदूषण 1981। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1988 तथा ध्वनि प्रदूषण 2000 में लागू किए गए यानी बनाए गए। ठीक है, इन पर काम किया गया और नियंत्रित की गई चीज़ों को कैसे हम इन चीज़ों को साथ में लेकर चलें। आगे चलते हैं, भारत में संरक्षण के प्रयास। जैसे आपने देखा होगा कि कई जो पशु हैं, हमारे जीव जंतु हैं, वो कैसे हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो उनके सुरक्षा के लिए या उनके व्यवस्थाओं को, उनको जीवित रखने के लिए अलग अलग क्या बनाए गए, अधिनियम बनाए गए। तो हम देखेंगे तो पहला अधिनियम देखेंगे हम तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, भारत यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम कब 1973 में बनाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, हांगुल परियोजना 1970, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 तथा गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में बनाई गई तथा डॉल्फिन परियोजना 2009 में बनाई गई। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि भारत के प्रमुख अधिनियम कौन कौन से हैं। जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1981 तथा वायु प्रदूषण 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988 तथा ध्वनि प्रदूषण 2000 में पारित किया गया। आगे चलते हैं, भारत में संरक्षण के प्रयास। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, हांगुल परियोजना 1970, कस्तूरी मृग परियोजना 1970, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 तथा डॉल्फिन परियोजना 2009। ठीक है, यहाँ तक कैसा लगा आप लोगों को पढ़ते हुए। ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कीजिए, दोनों लोग मेहनत करेंगे तो उसका प्रयास ही कुछ अलग होगा और हम लोग कैसे रहेंगे, सफल हो सकेंगे। आप भी सफल होंगे और मैं भी सफल होऊंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, जैसे वन संरक्षण अधिनियम, यानी कब कब हमारे वनों को काटने के लिए अधिनियम बनाए गए जिससे कि हमारे वन ना कटें। ठीक है, जैसे पहला देखेंगे तो विश्नोई आंदोलन 1730 ईस्वी, चिपको आंदोलन 1973, शांति घाटी परियोजना 1973, जंगल बचाओ परियोजना 1980 तथा नर्मदा आंदोलन 1985। ठीक है, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत कुछ देने का प्रयास किया है, लेकिन है तो ये बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको वही चीज़ें दी हैं जो अधिकांश एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं। एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि सारी चीज़ें अगर मैं लिख दूंगा, बता भी दूंगा, अगर एग्ज़ाम में नहीं आएंगी तो उससे भी कोई आपका बेनिफिट होगा नहीं। इसलिए मैंने आपको वही चीज़ लिखी है जो आपके एग्ज़ाम में आनी है और आपको भी अधिकांशतः वही चीज़ पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से 2 प्रश्न और अधिकांशतः पूछे जाते हैं, जैसे BSF पुलिस में पूछा जाता है, CPSI में आता है, रेलवे में आता है, UP पुलिस में भी आते हैं, पूछे जाते हैं कि संबंधित राष्ट्रीय अभ्यारण्य या वन्यजीव अभ्यारण्य। मैंने इसको देखो बिल्कुल मिक्स करके लिखा है। ठीक है, मिक्स करके लिखा है। आगे देखते हैं कि पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको 4 याद रखने हैं, किश्तवाड़, दांचीग्राम, सलीम अली तथा हिमेश। ठीक है, आपको 4 याद रखने हैं, किश्तवाड़, दांचीग्राम, सलीम अली तथा हिमेश। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो शीत मरुस्थल, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, शीत मरुस्थल। ठीक है, आगे चलते हैं आपके उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट तथा राजाजी, जिम कॉर्बेट तथा राजाजी। यहाँ पे एक और है नंदा देवी, कौन सा है आपका, नंदा देवी। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में है दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत। ठीक है, दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्किम में देखेंगे तो कंचनजंगा, सिक्किम में देखेंगे तो कंचनजंगा। फिर देखते हैं असम में काजीरंगा तथा मानस ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। ठीक है, मणिपुर में देखेंगे तो कैबुल लामजाओ। ठीक है, मणिपुर में देखेंगे तो कैबुल लामजाओ। ठीक है, कैबुल लामजाओ एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। कैसा है, तैरता हुआ
राष्ट्रीय उद्यान है, जिससे सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारत में तैरता हुआ अभ्यारण्य कौन सा है। तो हम आंसर देंगे कैबुल लामजाओ है। कौन सा है? कैबुल लामजाओ, जो कि किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। आगे चलते हैं मेघालय। मेघालय में देखेंगे तो नौक्रेक है। कौन सा है? नौक्रेक। इधर बिहार देखेंगे तो बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। बिहार में देखेंगे तो कौन सा है? वाल्मीकि। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो सुंदरवन। उड़ीसा में देखेंगे तो सिमलीपाल तथा भीतरकनिका। आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो नागार्जुन। ठीक है, ये कैसा क्षेत्र है? टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। कैसा है? टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तमिलनाडु में देखेंगे तो इंदिरा गांधी, और केरल में देखेंगे तो पेरियार तथा शांत घाटी, और गोवा में देखेंगे तो महावीर, और महाराष्ट्र में देखेंगे तो पेंच। एक्चुअली क्या है ना, तो वो पेंच जो अभ्यारण्य है वह आपका महाराष्ट्र में भी पड़ता है और एमपी में भी पड़ता है। ये दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। तो हम इस तरीके से याद रखते हैं कि दोनों के बीच में क्या फंस गया? पेंच फंस गया है। यानी ठीक है, यानी कि और एमपी में देखेंगे तो आपका पन्ना है, कान्हा है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो इंद्रावती, और इधर गुजरात में देखेंगे तो गिरवन। ठीक है, गिरवन जो अभ्यारण्य वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की ओर चलते हैं तो राजस्थान में इंपॉर्टेंट है रणथंभौर, घाना तथा सरिस्का। कौन सा? घाना तथा सरिस्का। ठीक है, ये मैंने आपको एक ऐसी वीडियो बना के दी है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, जैसे आपका सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैंने आपको इसमें अधिनियम भी देने का प्रयास किया है, संरक्षण अधिनियम भी देने का प्रयास किया है, और समझाने का भी प्रयास किया है, और विश्व विरासत भी दिए हैं, और तथा वन संरक्षण अधिनियम भी दिए हैं, तथा राज्य तथा वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान और जैव आरक्षित क्षेत्र भी दिए हैं। मैंने ऐसी वीडियो आपको सामने प्रस्तुत लेके आया हूँ कि 1 वीडियो 1 स्टेप 1 एग्ज़ाम 1 डे क्लियर मैच। ठीक है, अगर हम खेल के मैदान में खड़े हुए हैं और अपना प्रदर्शन बेस्ट नहीं दिखाएंगे, बेहतरीन नहीं दिखाएंगे, तो लोग हमको पूछेंगे है नहीं। जब तक लोग पूछेंगे नहीं तब तक हमको लोग जानेंगे नहीं। आज तुम अपने ऊपर पैसा खर्च करेंगे, आज तुम अगर अपने ऊपर पैसा खर्च करोगे तो लोग तुम्हें आगे चलकर तुम्हें सर्च करने पर पैसा खर्च करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बाय बाय।